नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। हिंदुस्तान की फौज अब युद्ध की तैयारी कर रही है। अगले 72 घंटे तक आने वाले युद्ध का प्लान रेडी कर लिया जाएगा। आर्मी के जनरल, एयरफोर्स के मार्शल और नेवी के एडमिरल अब ऑपरेशन सिंदूर के आगे की लड़ाई का पूरा प्लान खींच रहे हैं। यह प्लान मध्य प्रदेश में बैठकर बनाया जा रहा है और फिर इसे नई दिल्ली में दिखाया जाएगा। प्लान पास होने के बाद एक्शन होगा, ऑपरेशन होगा। अगला युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, इस युद्ध को लड़ने के लिए किस किस्म के हथियारों की जरूरत पड़ेगी, किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, पहला हमला कौन करेगा, किस जगह पर होना चाहिए हमला, क्या इस बार लड़ाई समंदर से शुरू होगी या एयरफोर्स ही आगे बढ़ेगी, तमाम सवाल हैं। क्या अगले युद्ध का टारगेट पीओके वापस लेना होगा? भारत की सेना यहां युद्ध का खाका खींच रही है और पाकिस्तान की सेना डर डर कर युद्ध का कैलेंडर निकाल रही है। पाकिस्तान की माने तो मैक्सिमम 60 से 90 दिनों के अंदर हमला होना है। ऐसा युद्ध जो पाकिस्तान ने कभी देखा नहीं होगा। If you want peace, prepare for war. Prepare for war. Prepare for war. Prepare for war. क्या हिंदुस्तान बहुत जल्द अगला युद्ध लड़ने जा रहा है? शांति चाहिए तो युद्ध की तैयारी करो, ये कहकर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने क्या हिंट दिया है? क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। सहनशीलता दया शबा को तभी पूछता जग है, बल का दर्प चमकता जब उसके पीछे जगमग है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने आज रामधारी सिंह दिनकर की इस कविता का जिक्र क्यों किया? सीडीएस ने आज शांति की बात करते करते महाभारत, अर्जुन, श्री कृष्ण, सुदर्शन चक्र, इन सबको एक साथ मेंशन क्यों किया? सबको वॉर के साथ क्यों जोड़ा? India has always stood on the side of peace. We are a peace-loving nation, but don't mistake, we cannot be pacifists. We know that combination of military strategy and warrior is essential to win. And the foremost and the best example of this is Mahabharata actually. We all are all aware that Arjuna was the greatest warrior of all times actually. His battle skills were unmatched and legendary. Yet he needed a Krishna to guide him towards victory. कुछ तो बड़ा होने वाला है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो सीडीएस ये ना कहते कि भारत शांति के पक्ष में है लेकिन युद्ध के लिए रेडी है। जो भी होगा बहुत जल्द होगा। ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा होगा। आज इसका भी ऑफिशियल ऐलान कर दिया गया है। इशारों इशारों में ही सही पाकिस्तान को पैगाम भेज दिया गया है। Operation Sindoor was a model conflict from which we learned a number of lessons, and most of them are under implementation. Some have been implemented. The operation is still on. We are not here to discuss Operation Sindoor. We are here to discuss something beyond Operation Sindoor. So we are about to discuss about future warfare. How will they happen? अब सवाल है कि युद्ध कब होगा? क्या अगले युद्ध में सिर्फ आर्मी और एयरफोर्स का रोल होगा? या फिर इस बार इंडियन नेवी का भी रौद्र रूप दिखेगा और पूरा कराची धुआं धुआं हो उठेगा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज ईस्टर्न कमांड फ्लीट में पाकिस्तान के अंत का कौन सा समाधान नौसेना को समर्पित किया है, उसकी एक एक डिटेल आगे देंगे। पहले पिछले 24 घंटों की टाइमलाइन पर नजर डालिए, इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। इन 24 घंटों के दौरान पहले नरेंद्र मोदी ने कहा दुश्मन को पाताल में भी खोजकर सजा देंगे। फिर रक्षा मंत्री ने कहा
कि तीनों सेनाएं किसी भी ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। इसके बाद वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने पाकिस्तान को तेजस वाली वार्निंग दी और अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने युद्ध की तैयारी करो का ऐलान कर दिया है। और यह सुनते ही पूरे पाकिस्तान में युद्ध का अलार्म बजने लगा। मोदी नहीं छोड़ेगा, इसका डर हर पाकिस्तानी के चेहरे पर दिखने लगा। पाकिस्तानियों ने सितंबर और अक्टूबर की टाइमलाइन अभी से फिक्स कर ली है। उन्हें लग रहा है कि हिंदुस्तान का अगला बड़ा अटैक इन्हीं 2 महीनों में से किसी एक महीने में हो सकता है और इसकी एक वजह भी है। और वो वजह है पाकिस्तानी आतंकवादी। पाकिस्तानी हैंडल्स पर इन दिनों ये वीडियो काफी तेजी से सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें कुछ आतंकी अंधाधुंध फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये किस लोकेशन की तस्वीरें हैं फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन वीडियो में दिख रहे आतंकियों की लोकेशन पीओके की लग रही है। फ्रेम बाय फ्रेम इन तस्वीरों को गौर से देखिए। एक आतंकी के हाथ में मोर्टार है, बाकी सारे आतंकियों के हाथ में आधुनिक हथियार देखे जा सकते हैं। वीडियो के इस फ्रेम में जो आतंकी टी शर्ट पहने नजर आ रहा है, उसकी पीठ पर पाकिस्तान के आतंकी संगठन का लोगो दिख रहा है। बाकी सारे आतंकी AK-47 के साथ उसके अगल बगल में खड़े दिख रहे हैं। और 2 मिनट के वीडियो के इस फ्रेम में यह आतंकी नीचे पड़ी मशीन गन से फायरिंग की प्रैक्टिस करता दिख रहा है। सिर्फ ये आतंकी नहीं, पाकिस्तान में बाढ़ की आड़ में छिपकर लश्कर के आतंकी भारत पर टेरर अटैक के लिए चंदे भी इकट्ठे कर रहे हैं। लश्कर के आतंकी लोगों से 400 पाकिस्तानी रुपए लेकर 500 पाकिस्तानी रुपए, 1000 पाकिस्तानी रुपए, 2000 पाकिस्तानी रुपए का फंड कलेक्ट कर रहे हैं। आतंकी कैश नहीं ले रहे हैं, आतंकी अपने डिजिटल वॉलेट में पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। और इन्हीं पैसों के दम पर मुरीदके में लश्कर तैयबा के अल क्यूरा टेरर कैंप के रेनोवेशन का काम शुरू हो गया है। 6 और 7 मई की रात इस कैंप को हिंदुस्तान ने तबाह कर दिया था। लश्कर के अलावा मसूद अजहर के जैश-ए मोहम्मद ने भी ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए अपने टेरर कैंप्स की मरम्मत के अलावा 313 नए टेरर कैंप्स खोलने के लिए डिजिटल वॉलेट में पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं। हिंदुस्तान की सेना को पाकिस्तान के इस टेरर प्लान की एक एक डिटेल मिल गई है। तो क्या इसीलिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने युद्ध की तैयारी करो के निर्देश दिए हैं? क्या पाकिस्तान पर अगले अटैक के संकेत आज से ही मिलने लगे हैं? हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के कायराना हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। कैसे दिया है मैं समझता हूं आपको बतलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ही बात मैं बतलाना चाहता हूं अपनी सेना के बारे में। 22 तारीख को घटना हुई थी, 23 तारीख को मैंने सारे चीफ्स को बुलाया, NSA भी मौजूद थे, डिफेंस सेक्रेटरी भी मौजूद थे। एक ही सवाल मैंने किया था बैठते ही, क्योंकि आक्रोश था, 22 को पहलगाम की घटना हुई थी। एक ही सवाल मैंने पूछा, क्या आप लोग ऑपरेशन के लिए तैयार हैं? मैं आपके माध्यम से देशवासियों को भी बतलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, हमारे तीनों सेना के चीफ्स ने एक स्वर से हाथ उठाकर कहा, मुट्ठी बांधकर कहा, सर हम किसी भी प्रकार के ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। यह है भारत का डिफेंस। अब प्रधानमंत्री जी ने बुलाकर जो भी आवश्यक निर्देश देने चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने निर्देश उनको दिए। और इस ऑपरेशन की सबसे बड़ी विशेषता थी, जो टारगेट तय किया था आप लोगों ने, बहनों भाइयों, सटीक उसी टारगेट को, प्रिसाइज अटैक हमारी सेना ने किया। प्रिसाइज। बार बार कहता हूं कि हमारा उद्देश्य शक्ति प्रदर्शन नहीं है। भारत कभी भी एग्रेसिव एक्सपेंशनिज्म में विश्वास नहीं करता है। पूरा विश्व जानता है कि हमने कभी
किसी देश पर पहले हमला नहीं किया है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम कभी पीछे हट जाएं। जब हमारी सुरक्षा पर हमला होता है तो हम उसका सही रिस्पांस देना भी जानते हैं। साथियों, पहलगाम के उस कायराना हमले को बीते अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं। धर्म पूछकर निर्दोष लोगों को आतंकवादियों ने मार दिया। हमारे मासूम नागरिकों पर किया गया यह हमला हमारे लिए एक चैलेंज था, लेकिन हमने बिना उत्तेजना के बहुत सोच समझकर एक इफेक्टिव और एक प्रिसाइज रेस्पॉन्स दिया। हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकवादी ठिकानों को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया और उसको अंजाम भी दिया। और मैं कहना चाहता हूं, यह ऑपरेशन अभी समाप्त नहीं हुआ है, यह फिलहाल स्थगित है, यह केवल एक पॉज है। अगस्त में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तैयारी देखने पर तो यही हिंट मिल रहा है कि बहुत जल्द कुछ ना कुछ तो जरूर होने वाला है। कुछ दिनों पहले ही भारत ने अग्नि 5 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की कामयाब टेस्टिंग की है। 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली अग्नि 5 मिसाइल ने पाकिस्तान, तुर्की सबकी टेंशन बढ़ा दी है। पाकिस्तानी तो आज तक सड़क पर खड़े होकर रो रहे हैं, कह रहे हैं भारत अगली स्ट्राइक इसी से करेगा। यह मिसाइल भारत ने पाकिस्तान के लिए ही बनाई है। इसके अलावा 48 घंटों पहले ही भारत ने अपने सुदर्शन चक्र यानी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का पहला फ्लाइट टेस्ट किया है। यह टेस्ट भी कामयाब हुआ है और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में भारतीय नौसेना ने आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी नाम के 2 युद्धपोत शामिल हो गए हैं। ये मोदी के आत्मनिर्भर भारत की ताकत है कि पहली बार 2 अलग अलग शिपयार्ड में बने युद्धपोत एक साथ नौसेना में शामिल किए गए हैं। आईएनएस हिमगिरी ब्रह्मोस एंटीशिप और लैंड अटैक क्रूज मिसाइल से लैस है। इसमें बराक 8 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी लगी है। ये जल, थल, आकाश में मौजूद दुश्मन पर अटैक कर सकता है। ये दुश्मन के एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स को हवा में ही नष्ट कर सकता है। इसी तरह आईएनएस उदयगिरी सतह से हवा में मार कराने वाली मिसाइलों, एंटी शिप मिसाइलों, टॉर्पीडो और एंटी सबमरीन रॉकेट से लैस है। और ये दोनों पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी क्यों है, इसका खुलासा आज चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने भी कर दिया। कैमरे पर आकर पाकिस्तान को वार्न कर दिया, कराची अब दूर नहीं है। अनसर्टेनिटीज और कॉम्पिटिशंस के भरे इस युग में भारतीय नौसेना की समुद्र में ओवरवेलमिंग फोर्स डिलीवर करने की क्षमता भारत के दुश्मनों के खिलाफ एक क्रेडिबल डेटरेंस है। हमने इसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बखूबी प्रदर्शित किया, जब हमारी यूनिट्स की स्विफ्ट डिप्लॉयमेंट और एग्रेसिव पोस्चरिंग ने पाकिस्तान की नौसेना को एक तरह से कैद करके रखा और उन्हें मजबूर किया कि काइनेटिक एक्शंस को समाप्त करने का हमसे अनुरोध करें। सर, आपने कुछ दिनों पहले विक्रांत के डेक पर भारतीय नौसेना से कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और अगली बार जरूरत पड़ी तो हो सकता है कि ओपनिंग हमारी नौसेना के द्वारा ही होगी। आज मैं यह कहना चाहूंगा कि उदयगिरी और हिमगिरी जैसे आधुनिक और स्टेट ऑफ द आर्ट प्लेटफॉर्म्स हमें दुश्मन को ओपनिंग नॉकआउट पंच देने में और भी सक्षम बनाते हैं। इस अवसर पर मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शब्द भी याद करना चाहूंगा, जिन्होंने कहा था, सुरक्षा का मूल सिद्धांत यह है कि आपके पास अपने यूनिक और कस्टमाइज सिस्टम्स होने चाहिए। यूनिकनेस और सरप्राइज एलिमेंट तभी हो सकते हैं जब उपकरण आपके खुद के देश में विकसित हों।
चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने राजनाथ सिंह के सामने जिस ओपनिंग की बात की, उसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर चुके हैं। तब मोदी ने नेवल चीफ से कहा था कि इस बार नौसेना को मौका नहीं मिला, अगली बार मौका जरूर मिलेगा। तो क्या वो अगली बार अब किसी भी वक्त आने वाला है? और क्या इस बार शुरुआत कराची पर हमले से होगी? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज इसका भी हिंट दे दिया है। साथियों, भारत ने हमेशा दुनिया को शांति का संदेश दिया है, यानी हम अपनी तरफ से कभी भी जंग नहीं छेड़ते हैं। यह भारत का इतिहास बतलाता है। लेकिन हमारी राष्ट्र की शांति और सुरक्षा के लिए कोई चुनौती खड़ा करेगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब भी देना जानते हैं और देते रहेंगे। देवी और सज्जनों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने दुनिया को दिखा दिया है कि हम जरूरत पड़ने पर किस तरह से एक्ट कर सकते हैं। वारशिप्स की क्विक डिप्लॉयमेंट को लेकर इंडियन नेवी की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन भी उस ऑपरेशन के दौरान बहुत ही इफेक्टिव रही है। यदि नेवी को यह अवसर मिल गया होता तब तो कुछ और भी संदेश चला गया। और इस बात की जानकारी उनको भी थी जिनको होनी चाहिए। हमारे देश ने बार बार दिखाया है कि जब चुनौती आती है तो हम एकजुट होकर उसका सामना करते हैं और उस पर विजय प्राप्त करते हैं। और यही नेशनल यूनिटी, डिसिप्लिन, सैक्रिफाइस और डेडिकेशन हमारी असली ताकत है। 300 से ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइलों की मारक क्षमता, 20 स्टेल्थ फ्रिगेट, 13 विध्वंसक युद्धपोत। इंडियन नेवी आने वाले दिनों में इन सबसे लैस दिखेगी। और इस मैसेजिंग भर से पाकिस्तान में सबके पसीने छूटने लगे हैं। पाकिस्तान के पीएम से लेकर डिप्टी पीएम तक हर कोई अब बातचीत की टेबल पर बैठने की बातें करने लगा है। पाकिस्तान को भारत से इतना डर लग रहा है क्योंकि उसे मालूम है अब की बार मोदी छोड़ने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान चाहे कितने भी हाथ पैर मार ले, अब भारत का स्टैंड क्लियर है। टेरर और टॉक एक साथ होने से रही। ऐसे में अब एक ही चीज नजर आ रही है और वो है वॉर, जिसकी तैयारी भारत ने कर ली है और पाकिस्तानी अभी से सितंबर अक्टूबर का वेट कर रहे हैं। अगर आप वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहे हैं या जाने के बारे में प्लान बना रहे हैं, कश्मीर घूमने का इरादा बना रहे हैं, कुल्लू मनाली का टिकट आपने बुक कर लिया हो तो थोड़ा सा ठहर जाइए, क्योंकि जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। इस साल का सबसे खौफनाक आसमानी प्रहार शुरू हो चुका है। हर कुछ घंटों में बादल बम फट रहे हैं, चट्टानों की बरसात हो रही है, नदियों से सैलाब निकलकर लोगों के घरों में जा रहा है। जम्मू और हिमाचल की दर्जनों सड़कें बह चुकी हैं, आधा दर्जन से ज्यादा हाईवे खत्म हो गए हैं और नदियों की स्पीड इतनी ज्यादा है कि होटल, मकान, दुकान, जो कुछ इनके रास्ते में आ रहा है बस तिनके की तरह बहा जा रहा है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में अगले 48 घंटे बहुत भारी हैं और खतरा बहुत बढ़ सकता है। रात को गिरा है पूरा का पूरा, अभी दिन निकला है। ये बस सिर्फ गेट बचा है, सब गेट ऑफ शेर पंजाब। डोडा में बादल बम फट गया, कठुआ से किश्तवाड़ तक हड़कंप मच गया। मनाली में ब्यास रौद्र रूप दिखा रही है, लहरें डरा रही हैं। जम्मू से लेकर हिमाचल तक सैलाब से तबाही मची है। हिमालय पर इस साल का सबसे बड़ा जल प्रहार हुआ है। अल्लाहु अकबर,
अल्लाहु अकबर। ओ चलो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चलो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कठुआ से लेकर कुल्लू तक, किश्तवाड़ से लेकर मनाली तक सब तैर रहा है। राजस्थान से लेकर पंजाब तक डूबा हुआ है। ऊपर चढ़ जा पागल मरेगा। जम्मू में डोडा में तबाही बादल फाड़कर पहाड़ तोड़कर आई है। डोडा में एक साथ कई जगह पर बादल बम फट गए हैं। सिचुएशन जल प्रलय जैसी बन चुकी है। चनाब, तवी, सिंधु सारी नदियां फुल स्पीड से बह रही हैं और इनके रास्ते में जो आ रहा है सब बह जा रहा है। कठुआ की सेवा नदी पूरे उफान पर है। सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है। सभी जालौर नगर के निवासियों को सूचित किया जाता है कि वो नदी के किनारे न जाएं और जो भी छतों के ऊपर चढ़े वो नीचे उतर जाए। यहाँ पे जो खाली रोड के छतों के ऊपर कोई नहीं चढ़ेगा। ये पानी का जलस्तर बढ़ रहा है, ये बहुत जबरदस्त लैंडस्लाइडिंग हो रही है। डोडा से लेकर रियासी तक का दरकता पहाड़ लोगों को डरा रहा है। पत्थर, पेड़, मिट्टी का मलबा जमीन पर आ रहा है। बादल फाड़ तबाही ऐसी है कि नदी के रास्ते में पहाड़, सड़क, मकान जो आया सब बह गया है। करंट सिनेरियो ऑफ बिंदु डॉग, नो रोड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। जम्मू कश्मीर के कई इलाके बाढ़ में डूब चुके हैं और खतरा अभी भी बना हुआ है। जम्मू में क्लाउड बर्स्ट में 10 से ज्यादा मकान बह चुके हैं। रामबन जिले में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। सिचुएशन पैनिक है। डोडा में चेनाब नदी खतरे के निशान के ऊपर जा चुकी है, यानी पानी घरों में घुस चुका है। जम्मू, श्रीनगर, कटरा, शिवखोड़ी, बटोटी, किश्तवाड़ समेत कई सड़कें बंद हो चुकी हैं। जम्मू में जैसे जैसे पानी बरस रहा है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन के आसपास की पार्किंग पानी से फुल हो चुकी है। कार की सिर्फ छतें दिख रही हैं। बस भी आधी से ज्यादा पानी में समा चुकी है। उधमपुर में नदी का पानी आबादी में घुस चुका है। कई कई फीट तक पानी जमा है। घर से बाहर निकलना मुसीबत को दावत देना बन गया है। कठुआ में पिछले 24 घंटे में 155 mm, डोडा के भद्रवाह में 99.8 mm और जम्मू में 81.5 mm बारिश दर्ज की जा चुकी है। सभी जालौर नगर के निवासियों को सूचित किया जम्मू के कठुआ, रियासी, रामबन, उधमपुर में हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। तवी से सटे निचले इलाके में लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है। अपील की जाती है कि पहाड़ी क्षेत्र में बारिश होने के कारण पुनावर तवी का बहाव काफी बढ़ गया है। कृपया करके नदी की तरफ न आए। कठुआ में लगातार हो रही बारिश से नदी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। वाटर फ्लो इतना ज्यादा है कि रणजीत सागर डैम के गेट खोलने पड़े हैं। बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम के 3 गेट भी खोले जा चुके हैं। लाखों क्यूसेक पानी बाहर निकाला जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लिए अगले 48 घंटे बहुत भारी हैं। मौसम विभाग ने जम्मू, सांबा, कठुआ, रियासी, उधमपुर, राजौरी, रामबन, डोडा और किश्तवाड़ में भारी बारिश का अलर्ट है। जम्मू डिवीजन के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। देखिए अभी फ्लड को लेके जो है अभी अलर्ट चल रहा है। सभी लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि अननेसेसरी नदी नालों के आसपास ना जाएं
और जो एडवाइजरी दी जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उसको फॉलो करें। और कई लोग जो है र्यूमर्स भी फैला रहे हैं, पैनिक ज्यादा हो रहा है, उससे भी अवॉइड करें। जब तक कोई ऑथेंटिक न्यूज आपको ना मिले उसके ऊपर ज्यादा विश्वास ना करें। जम्मू में कुदरत का कहर देखकर लोगों में दहशत है। लद्दाख में बाढ़ से बचने के लिए हॉस्टल की स्टूडेंट्स रात के अंधेरे में ही सुरक्षा दीवार बना रही हैं। पानी आने के रास्तों पर मिट्टी के कट्टे पत्थर लगा रही हैं। क्योंकि पानी सारा अंदर जाके डाइनिंग हॉल पूरा किचन भरा, ग्राउंड फ्लोर भी भरा, बैटरी जो लाइट का इन्वर्टर वो सब आधा आधा पानी से भर गया, लाइब्रेरी में भी आ गया। जम्मू कश्मीर में सिचुएशन पैनिक है। नाले नदी बन चुके हैं और नदियां सैलाब बनकर घरों में घुस आई हैं। जम्मू का 4th ब्रिज भी नदी के साथ बह गया है। ब्रिज पर खड़ी कारें भी नीचे धंस गई हैं। लोग सड़क पर निकलने से डर रहे हैं। मैंने उस कोने से अपनी गाड़ी खड़ी कर निकला हूँ, कोई गुज्जर कम्युनिटी के लोग और भैंसें आ रही थी। मैंने उनको कहा, मुझे खुद नहीं पता चल गया कि ये बोले का नुकसान होगा। मैंने उनको तोड़ना शुरू कर लिया, दड़ाना शुरू कर लिया। वीडियो देख ली मेरे पास है, मैंने दड़ाना शुरू कर लिया। जैसे उनको मैंने यहाँ से निकाला, ये गाड़ी रोकना शुरू की। मैंने देखते देखते पुल पे आ गया। मैंने चौकी अफसर साहब को बुलाया कि जो पुल बैठ जाएगा, पुल बैठ गया, गाड़ी 3 गिर गई। सैलाब की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि जगह जगह सड़क उधड़ गई है। बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं। लोगों की कार इन गड्ढों में फंस जा रही है। तबाही सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं मची है, बादल फाड़ तबाही हिमाचल में भी आई है। मंडी, कुल्लू और मनाली में भारी बारिश से हाहाकार मच गया है। नदियां उफान पर हैं, रास्ता बदलकर आबादी में घुस चुकी हैं, घर गिर रहे हैं, होटल बह रहे हैं, सड़क सैलाब में समा जा रही है। मनाली में क्लाउड बर्स्ट के बाद हिमाचल में भारी तबाही मची है, हाहाकार मच गया है। ब्यास नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। जहां देखो, जितनी दूर तक देखो, पानी ही पानी नजर आ रहा है। हिमाचल की प्रसिद्ध पंचवक्त मंदिर में पानी घुस चुका है। नदियां, नाले खतरे का निशान पार कर चुके हैं। हिमाचल के धुंधी में अंज चनी में बादल फटने से हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। ब्यास नदी सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। ये तस्वीरें मनाली की हैं। नीचे ब्यास नदी बह रही है। नदी किनारे ऊंचाई पर ट्रक, पिकअप, अल्टो जैसे कई वाहन खड़े हैं। अचानक नदी का बहाव सड़क की मिट्टी काटने लगता है। परे वाला रोड तो सारा ही चला गया। नदी का पानी मिट्टी काटता है और देखते ही देखते सिर्फ 4 सेकंड में ऑल्टो कार नदी में समा जाती है। कुदरत का कहर यहीं नहीं रुकता। नदी में पानी का प्रेशर बढ़ता है, मिट्टी कटती है और फिर ऊंचाई पर खड़ा ट्रक जल समाधि ले लेता है। सैलाब किसी को मौका नहीं देता। ट्रक के बाद पिकअप का नंबर आता है, तेजी से मिट्टी कटती है और सिर्फ 7 सेकंड में पिकअप नदी में डूब जाती है। हिमाचल में ब्यास नदी का पानी जिधर जा रहा है उधर ही तबाही के निशान छोड़ रहा है। सैलाब की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि पूरा का पूरा बस डिपो अपने साथ बहा कर ले जा चुका है। अब सिर्फ चारों ओर पानी ही पानी दिख रहा है। बस अड्डे का निशान तक नहीं बचा है। ब्यास नदी किनारे जो भी मकान, दुकान, होटल, बसें हैं, सब के सब बहे जा रहे हैं। और आइए अब देखते हैं आज कौन सी तस्वीरें रही खास एक्शन रिप्ले में। ये तो गाड़ी जा रही है, इसके पीछा वाला है ये मारिश युद्ध। सड़क पर तेज रफ्तार सरकारी रोडवेज बस ने कार और पिकअप गाड़ी को टक्कर मार दी।
बस की टक्कर इतनी जोरदार थी कि आगे वाली कार तो सड़क की दूसरी तरफ खिसक गई, लेकिन पिकअप गाड़ी दूसरी तरफ खाई में जाकर पलट गई। पिकअप गाड़ी में दर्जन भर से ज्यादा श्रद्धालु सवार थे। वे सभी झटके के साथ खाई में जा गिरे। दर्दनाक हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। देखिए कैसे बस ड्राइवर ने 2 गाड़ियों को निशाना बनाया। पिकअप पलट गई, लेकिन बस ड्राइवर अपनी गलती होने के बावजूद नहीं रुका, बस लेकर मौके से फरार हो गया। यह हादसा बाराबंकी के रामनगर इलाके में हुआ, जहां सरकारी बस बहराइच से बाराबंकी जा रही थी, जो इतनी रफ्तार में थी कि पिकअप गाड़ी को उड़ा दिया। पिकअप गाड़ी में सवार लोग तीज के त्योहार पर गोंडा से दुखहरण शिवनाथ मंदिर में जलाभिषेक के बाद वापस अपने घर आ रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। पुलिस ने केस दर्ज कर सरकारी बस की पहचान और ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। सड़क पर आगे पीछे 2-2 घोड़े, दोनों घोड़ों पर घुड़सवार। सड़क पर आगे आगे दोनों घोड़े, पीछे पीछे 2-2 लग्जरी ब्लैक कारें। एक तरफ बुलेट, बुलेट पर भी 2 सवार, दूसरी तरफ बाइक पर भी 2 सवार। ये बिहार की राजधानी पटना की सड़क है, जहां बीच सड़क पर घुड़सवारी हो रही है। लग्जरी गाड़ियों का काफिला निकल रहा है। पटना की सड़कों पर घुड़सवारी वाली रंगबाजी दिखाते ये दोनों घुड़सवार बिहार के बाहुबली और पूर्व विधायक अनंत सिंह के दोनों बेटे अंकित सिंह और अभिषेक सिंह हैं, जो घुड़सवारी करने निकले, लेकिन लग्जरी गाड़ियों का काफिला भी साथ लेकर निकले। बाकायदा इस काफिले का वीडियो शूट किया जा रहा है, फिर भौकाल टाइट करने के लिए यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। दरअसल बिहार में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में चुनाव में अनंत सिंह का लड़ना तय है, तो अपने समर्थकों में रंगबाजी जमाने के लिए, भौकाल दिखाने के लिए ऐसे वीडियो शूट किए जा रहे हैं, जिससे समर्थकों के साथ साथ दुश्मनों को भी मैसेज पहुंचाया जा सके। पहले सड़क पर लड़की से छेड़छाड़, अब पुलिस ने कर दिया इलाज। ये तस्वीरें हरियाणा के पानीपत की हैं, जहां जीटी रोड पर 2 युवकों ने चलती बाइक से पैदल जा रही युवती से छेड़छाड़ की कोशिश की। किसी ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो पुलिस तक पहुंचा तो बाइक नंबर से युवकों को ट्रेस किया गया, जिसके बाद पुलिस उन्हें उत्तर प्रदेश के बागपत के सिनौली गांव से पकड़ कर ले आई। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद वो लंगड़ाते हुए नजर आए। बाइक पर पीछे बैठे शख्स ने रोड क्रॉस कर रही युवतियों को गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी। शुरुआती पूछताछ में पता चला कि दोनों पानीपत में पुराने कपड़ों का व्यापार करने आए थे। अब दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है।